अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। हम क्या करें? आप अरमला हसन। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं और सुबह का आगाज कर चुके हैं बहुत सारे लोग। सुबह का आगाज आज लाहौर में तो छुट्टी है और छुट्टी है किस इवेंट की वजह से? आज हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 978वां उर्स मुबारक जनाब उसको मनाया जा रहा है और 978 साल हो गए आपकी रहलत को। और आज उनकी ही याद में उनकी खिदमात को जो इस्लाम के लिए थी बाबा जी की, उनको पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, हाज़िरी के लिए बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से आज के दिन आते हैं। और इस वक्त पूरा लाहौर, हम अगर कहें कि खचाखच दाता की नगरी वैसे कहा जाता है, भरा हुआ है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है, नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है, चादरें भी चढ़ाई जा रही हैं। और कल हमने वाकई 3 रोज़ा तकरीबात हैं, आज इसका आखिरी रोज़ है और 2 दिन से तकरीबात का आगाज़ हुआ था और वहाँ पे मुख्तलिफ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी रहा। और साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी जो लोकल इंतज़ामिया है उसने खासे इंतजाम किए थे ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो इस उर्स के मौके पे जो मैसेज है वो ये है कि सिर्फ महज हाज़िरी तक महदूद ना रखा जाए। जो इनकी तालीमात हैं, कशफुल माजूब जैसी और दीगर जो बहुत बड़ी बड़ी तालीमात है जिसमें सूफ़ीज़म की और इस्लाम की हकीकी शक्ल सामने रखी गई है, उनको पढ़ा जाए और अमल किया जाए और अमन की बात की जाए, मोहब्बत की जाए, नफ़रत से बचा जाए। ये इन सूफिया का पैगाम है। बिल्कुल, इन सूफिया का पैगाम यही है। इसमें हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। शो में बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ सेगमेंट्स भी हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। करप्शन और मुश्किलात में घिरी नून लीग के लिए अच्छी खबर। बरतानवी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को क्लीन चिट दे दी। कराची की तरक्की का अज़्म वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कायद के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी को मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। सिंध में नया मॉनसून सिस्टम आज दस्तक देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 1 हफ्ते तक गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड से वज़ीर आज़म भी नाखुश। कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। फिजिक्स को अनोखे अंदाज से पढ़ाने वाले उस्ताद से मिलिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना नियाजी करवाएंगी लाहौर का वर्चुअल टूर लाहौरी खोजी ऐप से। और दादा गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के सिलसिले में आज लाहौर में मकामी तातील होगी। आपने जानी, कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी होती रहती हैं तो आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर, पहले बात करेंगे बड़ी पेशरफ्त की। तो करप्शन केसेस और अंदरूनी इख्तलाफात की शिकार मुस्लिम लीग नून को बरतानिया से बड़ा रिलीफ मिल गया। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी। आई रिपीट, क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान के मुताबिक बरतानवी अदालत में जो जमा कराई गई नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हुकूमत पाकिस्तान नैब और एसेट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की गई थी। तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में अकाउंट्स की छानबीन की गई। 21 माह की तहकीकात में 20 साल के माली मामलात का जायजा लिया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मियों का कोई सबूत सामने नहीं आया। जिसके बाद अदालत ने शहबाज शरीफ और फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी ज़िम्मा करार देते हुए उनके तमाम मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। कौमी मीडिया पर खबर आने के बाद मुल्की सियासत में बड़ी हलचल मची, जिसे गवर्नमेंट के एहतसाब बयानिए, नैब और एसेट्स रिकवरी यूनिट के लिए बड़ा एक धचका करार दिया गया। जिसके बाद मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ट्विटर पर खासे मुतहरिक नजर आए और मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की बरीयत की खबर गलत और मिस रिपोर्टिंग करार देते हुए बताया कि सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत से मफरूर है। एनसीए तहकीकात नैब या एसेट्स रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर नहीं थी। एनसीए ने कुछ फंड्स को मशकूक करार देकर तहकीकात शुरू की थी। अब बरतानवी एजेंसी ने खुद
तहकीकात रोककर मुंजमद फंड्स रिलीज करने पर आमादगी जाहिर की है। रिलीज ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि फंड्स जायज ज़राए से वसूल हुए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे पास ब्यूरो चीफ लंदन आरिफ अनीस साहब हमें कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया भी उनका अदा करेंगे और खुशामदीद भी कहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आरिफ अनीस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। और ये हमने नून लीग का दावा कल देखा और बड़ी सियासत में जो कहने खलबली भी मची कि बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को केस से बरी कर दिया। ताहम हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात थी, इससे गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो असल में ये केस है क्या, थोड़ा सा आप इस दावे के हवाले से भी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बिल्कुल जी, कल का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा और इससे काफ़ी अथल पथल पैदा हुई सियासत के ईवानों में। और यहाँ पर जो वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, यहाँ पर पेशी हुई थी कल मंडे को, और उसके अंदर ये सारी जो केस पिछले 2 साल से चल रहा था उसी सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पेश किए गई थी और नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई उन अकाउंट्स के बारे में। 5 अकाउंट्स थे जो कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज से मुतालिक थे। ये 5 अकाउंट्स जो हैं ये दिसंबर 2019 से ये फ्रीज कर दिए गए थे, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगाए गए थे कि ये जो अकाउंट्स हैं इनमें जो रकूम आई गई हैं वो इल गॉटन है, वो करप्शन के पैसे से बनाई गई हैं। और इसमें एक वर्ड यूटिलाइज होता है डबल क्रिमिनलिटी। डबल क्रिमिनलिटी ये है कि किसी मुल्क में करप्शन से या फ्रॉड से कुछ पैसा बनाया जाए, उसको बाहर भेजा जाए, फिर उसको दोबारा वापस मंगवाया जाए। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया था, ये 2019 की बात है। गो के हमारे इल्म में आया है कि एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से ये क्लेम किया गया कि ये इसका इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन नैब के हुकाम की और एसेट रिकवरी यूनिट के हुकाम की नेशनल क्राइम एजेंसी के हुकाम के साथ जो मुलाकातें हैं, काफ़ी 2-3 बाज़ाब्ता मुलाकातें होती रही हैं जिसमें इन इश्यूज़ को उठाया गया, जिसमें जहाँ तक मेरे नॉलेज में है तकरीबन 35 अरब रुपए के आसपास की रकूम की जो फ्रॉड का इल्ज़ाम था शहबाज शरीफ के ऊपर और सलमान शहबाज। तो अनीस, चूँकि आप समझते हैं काफ़ी हद तक जो वहाँ पे जो ब्रिटिश लॉ है उसके मुताबिक, और ओबियसली आप अपनी जर्नलिस्टिक ओपिनियन भी हमें दीजिए, अब आपको क्या लग रहा है ये जो शहजाद अकबर साहब अभी मौक़िफ़ अपना रहे हैं, ये कल नून लीग तो कहती है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मौक़िफ़ है कि अब उनको कहने को नहीं मिल रहा तो वो इसलिए कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि शहजाद अकबर साहब को अब भी उम्मीद बाकी है और ठीक उम्मीद है या नहीं, अब वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए उनको, शहबाज शरीफ साहब को हकीकी रिलीफ मिल चुका है? आप इस हवाले से बताइए। जी, एक तरह से रिलीफ तो मिल चुका, क्योंकि जब ये सारी मामला शुरू हुई है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ से पहले तो ये कहा कि अपने जितने भी वो अकाउंट्स डिटेल्स हैं उनके हवाले करें, और इसमें ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये सिर्फ बरतानिया नहीं बल्कि दुबई और पाकिस्तान में जो रकूम थी उसके हवाले से भी हुआ। नेशनल क्राइम एजेंसी का एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग यूनिट है, इंटरनेशनल कमांड यूनिट, वो इसको ओवरव्यू कर रहा था सारे मामले को। तो एक सर्टन हद तक रिलीफ तो मिल चुका। ताहम जहाँ तक ये कहा जाता है कि वो बरी ज़िम्मा करा दिए गए, उनको क्लीन चिट दी गई, प्रॉब्ली ये एक उस हवाले से शायद सही नहीं होगा। ये ज़रूर हुआ कि जो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे उनको ताहाल किसी किस्म की भी सबूत ना मिलने की वजह से उनको अनफ्रीज कर दिया गया ताकि उनके एक्सेस बहाल हो जाए। लेकिन इससे ज़्यादा फिलहाल अभी तक हमारे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि उनको किसी हवाले से क्लीन चिट दे दी गई है। तो ये मौक़िफ़ थोड़ा बैन है, जो कुछ क्लेम किया जा रहा है कुछ सच उसके दरमियान नहीं है। आरिफ साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि अभी क्लेम करना कबलत ही होगा क्योंकि अभी तक मामला अदालत में चल रहा है, और जब उन्होंने नेशनल कोर्ट की बात की है, अगर हम ओवरऑल इस केस के असरात देखें तो आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का जो एहतसाब का बयानिया है ये उसको निगेट कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से थोड़ा बहुत फैसला तो उनके हक में है और रिलीफ तो मिला है आपके अकॉर्डिंगली? जी बिल्कुल, एक सर्टनली एक डेंट पड़ा है, क्योंकि हमारे इल्म में है कि जब ज़ाहिर जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है ये एहतसाब के नाम पर वजूद में आई और शहजाद अकबर और एसेट रिकवरी यूनिट जो हैं वो काफ़ी धूमधाम से मैदान में उतरे थे। लेकिन अगर 2 साल के बाद, जब तकरीबन 2-2.5 साल के बाद इस सारे मामले में से इन द एंड बरतानिया की तरफ से एक रिलीफ मिलता है तो उसका एक पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत में हम समझते हैं कि इससे मुस्लिम लीग नून को एक यकीनी फ़ायदा आएगा। तमाम एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एक और भी मुकदमा चल रहा है, आपके इल्म में होगा और काफ़ी मशहूर हुआ, जिसमें डेली मेल के अंदर डेविड रोज जो हैं उन्होंने डिफिड में
जो गबन है उसके हवाले से शहबाज शरीफ जो है, मियां शहबाज शरीफ, उन पर इल्जाम लगाए थे। और ये एक सिविल सूट है, इट्स नॉट ए क्रिमिनल सूट जिस तरह से ये कल था। और ये सिविल सूट अभी भी चल रहा है और लगता यह है कि इसका फैसला भी अगले 3 से 6 माह में आ सकता है। और ये भी इम्कान है कि ये फैसला भी मियां शहबाज शरीफ के हक में होगा, जिससे मजीद इस लिहाज से तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि वो क्लेम करते रहे हैं कि ये डेफेमेशन है और वो इसको, और फिर इस पे मीडिया पे काफ़ी गवर्नमेंट ने इसको उछाला भी था कि आप क्यों नहीं उनको नोटिस दे रहे। बिल्कुल हमें याद है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए तो हम इसका ये मतलब अब ले आरिफ अनीस के यूके से, यानी कि बरतानिया से अब मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं वहाँ पे, यानी कि अब जो एक मुश्किल वक्त था वो मुस्लिम लीग नून का या उसकी लीडरशिप का कम से कम बरतानिया के हवाले से ख़त्म होता नज़र आता है आपको? जी बिल्कुल, इस फैसले से एक बड़ा ठीक ठाक रिलीफ मिला है और यहाँ पर काफ़ी जो मुस्लिम लीग नून के रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वह काफ़ी जोश खरोश की फिजा है। और चूँकि आपके इल्म में है कि जो मियां नवाज शरीफ हैं वो यहीं पर मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो उनका जो रेलेवेंट कैंप है वहाँ पे काफ़ी इस हवाले से जोश खरोश पाया जाता है। और इस फैसले से उनका जो मौक़िफ़ है कि जो एक एहतसाब का पूरा सिस्टम था वो एक यक तरफा था और उसमें एक मैला फैडी पूरी एक्टिविटी थी, उनके बयानियों को से बहरहाल एक खासी हद तक तकबीयत मिल रही है। ठीक हो गया। आरिफ अनीस साहब, साथ साथ शहजाद अकबर साहब ने जाते जाते ये भी कहा था कि सलमान शहबाज को अब पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, अब चूंकि उनको लग रहा है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो फैसला आया है इसके बाद कुछ हमें वापसी के इम्कानात नजर आ रहे हैं? जहाँ तक मेरे इल्म में मौजूद है, सलमान शहबाज मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह से जब तक हुकूमती हद तक कोई तब्दीली आती है तब तक पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। जहाँ तक हमारे इल्म में मौजूद है कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर भी हैं और वहाँ मौजूद भी हैं और सफ़र करते रहें, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि सलमान शहबाज हुकूमती तब्दीली से पहले किसी भी तरह से उससे पहले वापस जाएंगे। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनका क्या इस वक्त मौक़िफ़ है, उनका क्या थॉट्स हैं उनकी इस फैसले के ऊपर? वैसे तो ज़ाहिर वो निगेट कर रहे हैं और ऐसे रिकवरी यूनिट के जो शहजाद अकबर हैं उनके ट्विटर को और कुछ में मुख्तलिफ बयानात को शेयर किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल एक मायूसी की एक अनसर्टेनिटी की फिजा भी कायम है। ठीक है आरिफ अनीस, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लंदन हमें ज्वाइन करने के लिए और से आगाह करने के लिए। आपको बता रहे थे हम, हमारे ब्यूरो चीफ का कहना था कि बहुत बड़ा रिलीफ बहरहाल ज़रूर है, अगर बरीयत नहीं भी है तो इतना बड़ा रिलीफ ज़रूर है कि शायद बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी अब नून लीग की लीडरशिप। क्योंकि इस हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ भी हम रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं और अब चूंकि हम पॉलिटिक्स की बात इससे पहले कर रहे थे और शहबाज शरीफ और नून लीग की लीडरशिप के हवाले से आपको बताया कि उन्हें बड़ा रिलीफ मिला है, इस वक्त हम जरा नून लीग का भी मौक़िफ़ इस हवाले से और फिर कुछ जो नून लीग के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं इस हवाले से भी हम जरा बात कर लेते हैं। मलिक अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या राय दे सकते हो, क्या मौक़िफ़ दे सकते हैं अपनी पार्टी के। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर आपको। सबसे पहले तो एक पॉजिटिव खबर है आपके लिए, बड़ी अच्छी खबर है, नून लीग के अंदर इसको कैसे देखा जा रहा है और आपकी लीडरशिप की पॉलिटिक्स के ऊपर ये जो कल एक रिलीफ लंदन से मिला है आपको, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आने वाले 2-3 सालों में? जी आपका बहुत शुक्रिया। देखेंगे बुनियादी तौर पे हुकूमत का वो जितना मौक़िफ़ था कि इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट इन्वॉल्व है, कोई इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग है, वो सारा जमीन बोस हो गया। वो हम कैसे कह रहे हैं कि वो टोटली डिस्ट्रॉय जमीन बोस हो गया कि हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये इनके प्राइवेट बिजनेसेस हैं और प्राइवेट बिजनेसेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे पेश किया जा रहा है, जो कि टोटल एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रेमिसेस है और कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम इस्टेब्लिश नहीं होती। बस ये एक ऑनस्लॉट है, मीडिया कैंपेन है और उसके अलावा गवर्नमेंट की एक अपनी पॉलिसी है कि इनको सिर्फ मिलाइन करने के लिए इनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगा दें, फिर टाइम लगेगा प्रूव करने में और फिर उस वक्त तक जो वक्त होगा गुजर चुका होगा एंड ऑल दैट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द विंडिकेशन जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक तफ्तीश की और उस तफ्तीश के नतीजे में उन्होंने वो
पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की और उसमें जब ये देखा कि कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है तो उस पे उन्होंने उसको उस इन्वेस्टिगेशन को ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया। मलिक अहमद खान साहब, शहजाद अकबर साहब का मौक़िफ़ ये है कि नेशनल एजेंसी की जो तहकीकात हैं उसका जो नैब एसेट रिकवरी यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कल इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया। आपको लगता है कि जो फैसला आया है बरतानिया की तरफ से, इससे गवर्नमेंट पे कोई इम्पैक्ट आएगा या कोई अपसेट बड़ा कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए फैसला? वेलकम व्हाट शहजाद सेड। हम तो चाहते हैं कि इस पर बात हो, मेरिट पे बात हो। अगर तो ये इन्वेस्टिगेशन इस चीज पर नहीं हुई कि इसमें कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, इससे पहले तो देखे ना बिल्कुल लॉपसाइडेड था, हमारी बात कहीं सुनी नहीं जा रही थी। हमें तो फ्रॉम 7 to 11 पिछले 4 साल से एक ऑनस्लॉट थी जो कि गवर्नमेंट की एक कंपैरेटिव एडवांटेज होती है और गवर्नमेंट उस एडवांटेज को यूज करते हुए एक मुसलसल ज्यादती करती जा रही थी, एक मीडिया ट्रायल करती जा रही थी। डेली उनके 2 वज़रा की ड्यूटी लगती थी और वफाक में भी लगती थी, पंजाब में भी लगती थी कि वो आकर सिर्फ ये काम करेंगे। कोई और पाकिस्तान में इस वक्त मसला नहीं था अदर देन कि ये जो केसेस हैं। और इस पे अब एसेट रिकवरी यूनिट जो है उसने ये एसेट रिकवरी यूनिट का ये क्लेम था कि पाकिस्तान से एक बड़े पैसे लॉन्डर करके इंग्लैंड भेजे गए और उन अकाउंट्स पे जिनमें अगर तो एक पर्सन जो कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो एनडीए की इन्वेस्टिगेशन में आ गया है, तो कैसे मुमकिन है कि एनसीए उस इन्वेस्टिगेशन में उस शख्स की क्रिमिनल एक्टिविटी को, वो कोई एफआईए पाकिस्तान की थोड़ी है। अच्छा, फिर कल फिर जावेद इकबाल साहब की लैब थोड़ी है वो कल फिर बहुत रूल ऑफ लॉ है। अच्छा, कल फिर ओवैसी हुकूमत ने ये कहा कि अब आप सलमान शहबाज साहब को खास तौर पे कहा कि आप पाकिस्तान आ जाएं अगर आपको लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। और ओवैसी एक जी दिस एस्टैब्लिशेस इट इवन मोर। जब हम ये कहते हैं तो हमारे मौक़िफ़ को ज्यादा तायद मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज्यादती और परसिक्यूशन हो रही थी। अब क्योंकि ये चीज़ एक इस्टेब्लिश हुई और उस इन्वेस्टिगेशन में हुई जो कि लार्जली पूरी दुनिया में उनके लीगल सिस्टम की बड़ी तारीफ है और वहाँ पर एक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। हमारे तो यहाँ पे बड़ा लॉपसाइडेड और शेडी होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट्स के एडवांटेज पे जाता है और इसको हर कोई अपनी तई इस्तेमाल करता है। तो इस विंडिकेशन के बाद ऑब्वियसली देयर विल बी अ थिंकिंग और हमारा ये ख्याल होगा कि इसमें जरूर हमें पेशरफ्त करनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा आपसे हम पूछना चाहेंगे, एक जो डेविड रोज वाला मामला चल रहा है, जो डेफेमेशन का एक केस शहबाज शरीफ साहब की तरफ से है, उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था, उसका भी सुनने में आ रहा है कि फैसला जल्द मुतवक्किल है। उस पर कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? अभी तक डेविड रोज और डेली मेल दोनों जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसके अंदर अपनी कोई रीजनेबल आंसर लेकर नहीं जा सके अभी तक। और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वंस इट इज नॉट आंसर्ड इन दैट वे जैसे कोर्ट ने पूछा है तो उसके ऊपर भी कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन इंशाल्लाह विद इन फ्यू लिटिल टाइम में कुछ कह नहीं सकता कितना वक्त है, लेकिन हम जल्दी तवक्को कर रहे हैं। ठीक है मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इस हम अपने ख्यालात का और अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नून लीग का मौक़िफ़ हमारे सामने रख रहे थे और ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनका कहना था कि ये उनकी फतह है, वो सुरखरू हुए हैं सारी सूरत हाल। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक हसन वई के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताने वाले हैं कि आपको फिजिक्स बच्चों को किस तरह से पढ़ानी है। तो देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक और मैं हूं वकार अहमद। इल्म को अगर हम बहुत सादा तरीन 2 हिस्सों में तकसीम करें तो एक माइंड है और एक मैटर है, और मैटर जो है उसको फिजिक्स डील करती है और हर तरफ फिजिक्स ही है। इवन हम साइकोलॉजी के अंदर भी साइको फिजिक्स और बहुत कुछ आ गया। सो फिजिक्स जो है वो बहुत बड़ा इल्म है। टीचिंग मेथडोलॉजी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में फिजिक्स पढ़ाई कैसे जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई कैसी जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई कैसी जाती है, तो आप जानते हैं कि मेरा तो मुकदमा ही बच्चे का मुकदमा है और मैं हमेशा बच्चों का साथ देता हूं कि अगर बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे तो इसका सिर्फ एक ही हम किसी चीज़ को दोष दे सकते हैं, वो टीचिंग मेथडोलॉजी को दे सकते हैं या वो निसाब को दे सकते हैं। बच्चे को हम कभी भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इस हवाले से हमारे साथ हसन फरीद साहब हैं जिन्होंने फिजिक्स एक बहुत ही अनोखे तरीके से पढ़ाना शुरू किया, और मैं उसको बहुत अनोखा तरीका नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया में फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे ही पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान में यकीनन ये एक अनोखा तरीका है और ये पायनियर हैं
मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने उनको देखा कि हसान फरीद जो हैं वो पाकिस्तान में फिज़िक्स बच्चों को इतने खूबसूरत तरीके से पढ़ा रहे हैं। इस तरीक़ेकार को हम कहेंगे क्या हसान फरीद साहब? थैंक यू। इस तरीके कार को कई नाम दिए जाते हैं। जो सबसे रेलेवेंट नाम है वो है ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है। मैं किसी को समझाना हो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है तो मैं हमेशा से एक ही मिसाल दे रहा हूँ पिछले कई सालों से, क्योंकि लोगों को बड़ी पसंद आती है वो एग्जांपल ये है कि वकार भाई आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि आप खुद एक टीचर हैं, आपने कहीं बहुत अच्छी बिरयानी खाई है और आप मुझे बताना चाहते हैं कि वो बिरयानी कितनी अच्छी थी। आप मुझे बताने के लिए उस बिरयानी के बहुत से एट्रीब्यूट्स बताते हैं। आप बताते हैं वो गर्म थी, उसमें मसाला ऐसा था, चावल ऐसा था, खस्ता थे, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताते हैं। इतना कुछ बताने के बावजूद आप मुझे उस बिरयानी का टेस्ट फील नहीं करवा सकते, यानी इतनी कोशिश के बावजूद नहीं हो सकता ये। लेकिन अगर आप ये जो 10 मिनट उसके एट्रीब्यूट्स बताने की बजाय सिर्फ एक चम्मच बिरयानी आकर मेरे मुंह में डाल दें तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमारे साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट होता है रेड को एक्सपीरियंस करना। तो अगर आप यानी एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये है कि अगर किसी फ़र्द को एक कमरे के अंदर आप रख लें और उसको रेड की सारी साइंस समझा दें और मतलब कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि रेड से हर दुनिया का इल्म उसको रेड का समझा दें, तो फिर एक साइकोलॉजी का सवाल पैदा होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम बाहर निकले और पहली दफ़ा वो रेड देखे तो क्या उसके एक्सपीरियंस में कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ? और डेफिनेटली हेल ऑफ एक्सपीरियंस का इजाफा, क्योंकि देखना एक और चीज़ है। तो बल्कि शायद वो जब पहली दफ़ा जाकर रेड को देखेगा तो वो तो कहेगा मैंने आज ही सीखा है। एग्जैक्टली आज ही सीखा, वो सारा थ्योरेटिकल जो है साइड पे रह जाता है। ये बेसिकली यानी आसान अल्फाज में कि अगर आपने मोटर पढ़ानी है तो आप क्लास में मोटर लेकर एंटर होंगे, जनरेटर पढ़ाना है तो जनरेटर लेकर एंटर, ताकि बच्चे जो है ना वो उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को देखें। यानी हमारे यहाँ अलमिया ये होता है कि समटाइम्स हम कैपेसिटर्स पढ़ा रहे होते हैं और हमें खुद बड़े अरसे बाद पता चलता है अच्छा कैपेसिटर इस तरह से दिखता है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है, तो हमें उसका पता नहीं चलता कि ये भी कैपेसिटर ही है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं तो हम बहुत सारी बच्चे के जहन में अजम्पशंस डालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप उसने अज्यूम करना है, मफरूज़ा कायम करना है, डेफिनेटली क्योंकि उसने देखा तो है नहीं। इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा आई पे ऑफ कोर्स 80% उस पर रिलाई करता है और एम्पिरिकल एविडेंसेस जो हैं वो सबसे कंक्रीट चीज़ हैं सीखने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी हो या कोई भी चीज़ हो, तो मेरा मतलब है कि आप बेसिकली वो दिखा रहे हैं बिल्कुल ताकि वो मुकम्मल तौर पे ग्रैब करके और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होकर फिर वो आगे निकले। एग्जैक्टली। और ना सिर्फ दिखाते हैं, उनको एंगेज करते हैं। यानी ये नहीं कि वो सिर्फ देखेंगे एक तमाशा नहीं हो रही है, यानी हम उन बच्चों को स्टेज पर बुलाते हैं, क्लास के अंदर हैं तो क्लास में से ही उन्हीं में से कुछ लोग बच्चे जो है ना वो ऑडियंस हम ले आते हैं और उनके साथ मिलकर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो ये असल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा बताइएगा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हाँ जी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बेसिकली इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। लेकिन मुझसे कोई पूछता है ना कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का क्या फ़ायदा है, तो मैं कहता हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेक्स योर लेक्चर फैट मैंने मोटा करती है नहीं मोटा नहीं करती, ये FAT फैट है। अच्छा। इसमें हर लफ्ज़ का अपना मतलब है। अच्छा। F मीन्स लाइक फाइंड, यानी हाँ जी, थ्रू ABL टेक्निक स्टूडेंट्स एंड किड्स कैन फाइंड रेलेवेंट एग्जांपल्स इन देयर सराउंडिंग्स, इन देयर किचन, इन देयर बेडरूम। तो जब उनको वो चीज़ें उनके घर में नजर आती हैं तो वो तब उन्हें पता चलता है कि यार साइंस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खला में है, वो तो हर जगह मौजूद है। यानी वेक्टर स्केलर आपने पढ़ाने हैं तो ये F जो है फाइंड, कोई भी चीज़ बड़ी आसानी के साथ आप बच्चों कोई भी चीज़, और वो हो सकता है वो आपको ऐसा लगे कि यार ये तो घर में हो ही नहीं सकता प्रिंसिपल, लेकिन वो मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो आवाज़ है वो श्रिल या ग्रेव होती है, यानी कुछ आवाज़ें भारी होती हैं जैसे मर्दों की हैं, कुछ आवाज़ें बारीक होती हैं जैसे बच्चों की हैं। तो इसका ताल्लुक बहुत से फैक्टर्स के साथ है। एक उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है कि वाइब्रेट करती हुई बॉडी की लेंथ क्या है। अच्छा, यानी मिसाल देता हूँ मैं आपको जी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जाइलोफोन है, तो आप देखते हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की लेंस जो है ना वो स्ट्रिंग्स की मौजूद हैं, प्लेट्स की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेंस ज़्यादा है जी, ठीक। तो जब मैं इसको यहाँ पर आपके सामने बताता हूँ तो आप देखते हैं कि इसकी आवाज़ काफ़ी भारी है। इसकी लेंथ कम होने की वजह से इसकी आवाज़ बारीक है। तो यहाँ से हम इस किसी भी आवाज़ के पिच, बिल्कुल पिच या फ्रीक्वेंसी, मैं खुद ही साइंटिफिक वर्ड्स नहीं यूज़ करा कि अगर हम सिर्फ यहाँ पर देखें कि भाई श्रिल आवाज़ कब होगी, जब वाइब्रेट करती हुई बॉडी की लेंथ कम होगी तो श्रिल होगी, और ग्रेव होगी यानी भारी होगी जब वाइब्रेट करती बॉडी की लेंथ। अच्छा, ये एक हमारे पास एक छोटा सा प्रिंसिपल है, लेकिन आप यकीन माने कि जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यानी कितनी वैरायटी है, लाइक थाउजेंड्स में, उनके पीछे यही प्रिंसिपल, चाहे वो पियानो है, जैसे वो आपके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी डिफरेंट लेंथ्स हैं। अब इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा तो इसकी आवाज़ भारी होगी, ठीक है। इसकी लेंथ कम है तो इसकी आवाज़
शेल होगी। और बांसुरी में भी यही होगा, गिटार में भी यही होगा, हर जगह पर आपको यही अच्छा, बांसुरी के ऊपर जो सुराख है वो बेसिकली उसकी लेंथ चेंज करते हैं, जिसमें हवा ने अंदर वाइब्रेट करना होता है। जबरदस्त जबरदस्त। अभी आप बच्चे को बता दें तो मतलब तो उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी भी चले बच्चे कहेंगे कि हो सकता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास घर में तो मौजूद नहीं हो सकते, तो हम इसको घर में कैसे फाइंड करें वो फैट का जो एफ है। तो उसके लिए मैं बच्चों को बताता हूँ कि उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। आप घर के अंदर इस तरह की डिफरेंट लेंथ के रॉड्स ले लें। ये आपके वो बाहर जो एयर विस्लर्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा, जो हवा चलती है तो बजते हैं। आप स्पून्स भी ले सकते हैं। अब आप जरा इसको एक एक करके ड्रॉप करें मेज की सरफेस पर, तो आपको खुद ही आइडिया। सबसे पहले जब आप ज्यादा लेंथ को ड्रॉप करेंगे तो इसकी आवाज भारी होगी। ठीक है। दूसरे को करें, हमें एक्सट्रीम इस पे छोटे पे चले जाते हैं। हाँ जी, बेशक एक सिग्निफिकेंस फर्क हो। ठीक है, हमने दो फिर का। हाँ, ये किचन में मिल सकता है भाई, बिल्कुल आराम से। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ रिलेशन है, ये कोई ऐसा नहीं कि किसी साइंटिस्ट को अचानक से पता चल गया। ये डेली लाइफ में होने वाली चीजें थी। हर वक्त चीजें गिरती हैं, हर वक्त वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो हमें हर वक्त ध्यान। अच्छा, ये भी देखिए ना आसान भाई कि जो आप जब बुक में जाते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये पिच है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वो है, और एक ग्राफ्स दिए हुए हैं, लेकिन अगेन वो चीज़ एग्जैक्टली जो आइडिया है उसके पीछे, वो अगर इसको बता दिया जाए तो वो बच्चे का क्रिएटिव ज़हन है, हो सकता है इसमें से कोई नई चीज़ क्रिएट कर ले, क्योंकि उसका कंसेप्ट 100% क्लियर हो। जब आपको प्रिंसिपल मुकम्मल तौर पर मालूम होगा तभी आप इन्वेंशंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अदरवाइज आपको सिर्फ रटा लगा हुआ तो इन्वेंशंस नहीं हो सकती। आप एक कदम आगे नहीं जा सकते जो आपको पढ़ाया गया। मुझे आप शागिर्दी में ले चुके हैं ना इस वक्त। मतलब मैंने फिजिक्स को हमारे खुद उस्ताद हैं। तो ये है फैट का एफ। ठीक है, कि बच्चे ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे कि ये प्रिंसिपल कहाँ पर है। तो ये ABL से, ए जो है वो अमेज्ड है। अच्छा, अमेज्ड है। ठीक है, जब भी आप ABL टेक्निक यूज करते हैं ना, किड्स गेट अमेज्ड। ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि एक्टिविटीज हो भी ऐसे कि बच्चों को कोई फन एक्टिविटी हो, क्योंकि हमारी क्लास में आपको मालूम है, आपको मालूम है हमारी क्लास में तो बच्चों का मुस्कुराना एक जुर्म है। यानी वो अगर स्माइल कर रहे हो तो हम तो पकड़ के उनकी फैंटी लगा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मैं समझता हूं ये ना, वो कहते हैं अमेज्ड लफ्ज इस्तेमाल किया, ये इसके लिए आपने फिर लफ्ज किड इस्तेमाल किया। वो किड 45 इयर्स का भी हो सकता है। आई एम अमेज्ड, मैं बहुत खुश हूं। तो मैं आपको मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एक्टिविटी है, यानी यही साउंड की बात करते हैं, यानी साउंड हमारे पास सरफेस पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको हिट करता हूँ और साउंड है, इसको करता हूँ और साउंड है। तो मैं यहाँ जितनी चीजों को हिट करूंगा वहाँ डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगी। तो साउंड मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम की डेंसिटी कितनी, उसका मास कितना है। टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते। अब ये बच्चों को एक डेमोन्स्ट्रेट करवाया मैंने आपको, बट यू आर नॉट अमेज्ड। हालांकि मैंने आपको बता दिया, बट यू आर नॉट अमेज्ड। तो सिर्फ एक्टिविटी होना काफी नहीं है। आपको बचपन में जिन चीजों ने अमेज किया होगा वो आपको लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी देती है। ठीक है, जब आप जिंदगी में अमेज हुए वो आपको हमेशा याद रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही। अब मिसाल के तौर पर यही हमारे पास एक्टिविटी हम कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं कि बच्चों को हमेशा याद रहे। तो अगर आपको मालूम है कि इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो एयर है मेरे लंग्स में और हर जगह पर, लेकिन अगर मैं मीडियम चेंज करूँ तो ये बैलून है, बेसिकली हीलियम का बैलून। ठीक है, इसमें हीलियम है, तो हम हीलियम इनहेल करते हैं, यानी अपनी लंग्स में मौजूद मीडियम को चेंज करते हैं और देखते हैं कि मीडियम के चेंज होने से क्या हमारे आवाज़ की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। तो आपने इसको स्लोली इनहेल करना है, अच्छी क्वांटिटी इनहेल करनी है, फिर बाद में हम एक्सहेल करेंगे इसको। तो आपने देखा कि मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। तो अब यहाँ पर भी मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी ही चेंज हुई है। एक्सेल कर लें तो यहाँ पर भी ये चेंज हुई, लेकिन ये चीज़ बच्चों को हमेशा याद रहेगी क्योंकि इसमें उनकी मुस्कुराहट निकलेगी, इसमें वो इंगेज होंगे, खुश होंगे और ये सारे फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। स्कूल की जानिब भागते हुए आएंगे कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। F और A हो गया, फाइंड एंड अमेजिंग। ये जो नेक्स्ट है टी जो है वो टी है ट्राई से। स्टूडेंट्स और किड्स दे शुड ट्राई एवरीथिंग एट होम, वो जितनी मर्जी वियर्ड क्यों ना हो। यानी मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइट कम है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है। हमने हमेशा क्या सीखा है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं, नशेब से फराज से नशेब की तरफ जाती हैं, यानी हाई से लो की तरफ खुद ब खुद अगर वो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपके सामने रखूँ तो आप सोचेंगे कि ये ऊपर को नहीं जा सकता, गिर जाएगा, लेकिन ये जा रहा है। अभी एक ऐसी एक्टिविटी है जो शायद आप लोग कहें कि यार ये तो बिल्कुल एक नई चीज़ सीखी, लेकिन मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि आपने नई चीज़ नहीं सीखी, बल्कि ये एक्चुअली में हम हमेशा से जानते थे। आपको याद है ये टॉय? और इस टॉय के बारे में हम जानते हैं कि जब हम इसको यहाँ पर नीचे करते हैं तो ये खुद ब खुद ऊपर जाता है। तो इसका मतलब ये चीज़ भी हम पहले ही सीख चुके हैं। तो हम बच्चों को वो चीज़ें याद दिलाते हैं जो वो भूल चुके थे, ताकि वो जाकर घर में उनको ट्राई करें। तो ये है बेसिकली फैट एजुकेशन, FAT। हम इस पर मजीद गुफ्तगू जो अपनी सिलसिला जारी रखेंगे।
ताकि वो बच्चों को हम ना सिर्फ फाइंड पे लगाएं, अमेज्ड उस पे लगाएं और फिर वो ट्राई करें और उसी एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करें और वो फिजिक्स से लुत्फानंदोज हों। फिजिक्स कत्तन बोर सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही लुत्फानंदोज होने वाला सब्जेक्ट है। अगले सेगमेंट तक के लिए दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक वेलकम बैक। अच्छा जी, बारिश और मौसम की सूरत हाल की बात हमने करनी है और मानसून सिस्टम आज से सिंध भर में दाखिल होने के इम्कानात हैं और ये खबर पता है खबर क्यों बन जाती है? क्योंकि एक छोटी सी बारिश कराची की जो ना हालत बिगाड़ देती है और फिर उसको खबर बना देती है। खैर, इस मानसून सिस्टम के बायस आज से तकरीबन 2 अक्टूबर तक हम बात करें तो एक्सपेक्टेड ये है कि तेज़ और मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं और इसके तहत कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, ठट्टा, बदीन, ये जो इलाके हैं यहाँ पे तेज़ और मूसलाधार बारिश हो सकती है। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज भी शहर के कराची में या शहर कायद में हुई और सदर में माइक्रो क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसके नतीजे में शदीद बारिशें हुई और हद निगाह कुछ देर के लिए सिफर भी रिकॉर्ड की गई। माइक्रो क्लाउड बर्स्ट के बाद शहर में बारिश ने जो हैवी शावर की शक्ल इख्तियार की और शावर के दौरान हद निगाह कुछ देर के लिए सिफर भी हुई। इसी हवाले से बात करेंगे जो नया सिलसिला मानसून का दाखिल हुआ है सिंध के अंदर, उसके से क्या अपडेट्स हैं और ये किस तरह से बारिशें होने वाली है। हमारे पास चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज अहमद साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। हम सिंध के हवाले से बात कर रहे हैं और महकमा मौसमियात की भी यही पेश गोई है कि नया सिस्टम जो है मानसून का वो आज दाखिल होगा सिंध भर में, तो क्या अपडेट्स हैं इसके हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। मानसून सिस्टम या मानसून हवाएं गुज़श्ता दिन से ही दाखिल होना शुरू हो गई हैं। कराची में भी गुज़श्ता दिन बारिश हो गई। वो उसकी तो खैर मेन वजह ये थी कि जो पिछला सिस्टम था 23, 24, 25 वाला, उसी की कुछ असरात बाकी थे अभी तक अरेबियन सी पर और एडजॉइनिंग जो इंडियन गुजरात और रन ऑफ कच्छ का इलाका है, तो उससे कुछ मॉइस्चर मिला। तो कल कहीं हल्की और कहीं मॉडरेट बारिश हुई। तो अलबत्ता उधर सांगड़, बदीन और छठा के एरियाज़ में भी रात और थरपारकर के कुछ एरियाज़ में भी बारिश हुई है। तो मतलब मानसून हवाओं का दाखिला एक तरह से शुरू हो गया, लेकिन आज से ज़्यादा शिद्दत के साथ इम्कान है बारिश का। 28 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का ये सिलसिला है। तो उसमें इस दौरान खासी तेज़ और कभी कभी मूसलाधार बारिश होगी जिसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज हैं खासकर नशेबी इलाके में पानी वानी ये जो क्लाउड बर्स्ट फिनोमेनन है, दो के कुछ मेट्रोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे ही इस बारिश हो जाए तो हम कहते हैं एक्चुअली इसकी कोई साइंटिफिक ना तो रीजनिंग है और ना साइंटिफिक कोई एग्जिस्टेंस है। एक तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा बता दीजिए और क्या इसके इम्कानात मौजूद हैं या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी खास इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश एकदम से हो जाए, क्योंकि उससे ओबियसली फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं खासतौर पर शहरों के अंदर। जी देखिए, ये तो खैर माइक्रो बर्स्ट असल में सदर का एरिया ऐसा है कि जहाँ पर हमारी कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ उस पर बहुत तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन एकेडमिकली उसकी डेफिनेशन ये होती है कि आपको पता है कि जो थंडर सेल किसी एरिया के ऊपर जब बना होता है तो उसमें अपवर्ड करंट भी जा रही होती है और डाउनवर्ड, अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट टेक्निकली उसको हम कहते हैं। तो अपवर्ड जाते जाते जब उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट या हेल स्टॉर्म हो कुछ हो तो वो सस्पेंड हो जाए, तो डाउनवर्ड जो है ना एयर सिंक करती है उस थोड़े से एरिया में, वो 4-5 किलोमीटर तक मुहित रहता है ये चीज़। ठीक है। उसकी वजह से यानी बाकी शहर में उसकी वजह से बारिश नहीं हुई, ये कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है। वो उस छोटे से माइन्यूट से माइक्रो, इसीलिए माइक्रो बर्स्ट से कहते हैं, छोटे से एरिया तक रहता है। तो एक और बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि आपका महकमा ही बता सकता है कि मौसम की क्या सूरत हाल होती है, तो इस हवाले से क्या जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपसे राब्ते में है कि खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल न बने, कोई बातचीत कोऑर्डिनेशन हो रही है आपकी? आपने बताया जी बिल्कुल हो रही है। जो पीडीए में सिंध है उनसे उनके डीजी साहब और मेरा हर वक्त ही रहता है, मैसेजेस एक्सचेंज करते रहते हैं और वार्निंग जैसे एडवाइजरी इशू होती है सबसे पहले हम उन्हीं को डिसेमिनेट करते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो लो प्रेशर एरिया इंडिया पे मौजूद है, जो कि वो जो साइक्लोन गुजरा है गुलाब नामी, उसकी जो बाकियात या रेमिनेंट है, तो वो आगे गुजरात की तरफ जब मूव करेगा तो गुजरात के करीब दोबारा वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में री इमर्ज हो के इंटेंसिफाई हो सकता है। तो उसके नतीजे में बहुत तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। अगर उसका जी ओमान की तरफ बढ़ेगा और समंदर में भी तो गियानी आ सकती है उसकी वजह से। ओके, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। साहब थैंक यू वेरी मच। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे और सिंध में जो बारिश हो गई स्पेल आ रहा है उसके हवाले से अपडेट कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर
फिर से खुशामदी। और अब हम मेरा पाकिस्तान देखने जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरा पाकिस्तान देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आज आपको लाहौर का वर्चुअल टूर कराएंगे एक ऐप के जरिए जिसका नाम है खोजी ऐप। सो कैसे खोज लगाती है ये ऐप, हिना न्याजी बताएंगे आज की मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं हूं हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। आज मैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में आपको कुछ बहुत ज़बरदस्त दिखाने जा रही हूँ। हमारा शहर लाहौर बहुत खूबसूरत है और एक कदीम शहर है, लेकिन जब सयाह यहाँ आते हैं तो उनको तारीख़ी मकामात तक रसाई हासिल करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मुश्किल का एक हल होता है, एक सोल्यूशन होता है। इसी तरह लम्स यूनिवर्सिटी के कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर ने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है लाहौरी खोजी, जिसके ज़रिए आप लाहौर सिटी का जो है वो वर्चुअल टूर कर सकते हैं। मुझे इस ऐप के बारे में भी इतना ख़ास कुछ मालूम नहीं है, अंदर चल के जानते हैं कि ये ऐप है क्या, किस तरह से काम करती है और इसके फीचर्स क्या हैं। इस वक्त हमारे साथ इस एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट हेड मौजूद हैं अली उस्मान कासमी साहब। उन्हीं से जानते हैं कि ये एप्लीकेशन बनाने का ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये एप्लीकेशन है क्या, इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? ये ऐसा हुआ कि हमारी एक प्रोफेसर दोस्त हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तारीख़ दान है, और अनुपमा राव, वो यहाँ लाहौर तशरीफ़ आई और वो कुछ काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि लाहौर में एक तारीख़ी मुकाम था, जात पात तोड़क मंडल उसको कहते हैं। अच्छा। कि एक एंटी कास्ट मूवमेंट थी बरतानवी हिंद में, और वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर को लेक्चर के लिए बुलवाया गया था। तो उस इमारत की उनको तलाश थी। तो हमने कहा ठीक है, हम उस इमारत को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो मैंने मेरे पुराने दोस्त हैं फैज़ान अब्बास नकवी, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि आप चूँकि लाहौर के खोजी हैं, आपको लाहौर की ईंट और पत्थरों का एक ईंट पत्थर का पता है, तो हमें ज़रा बताइए, रहनुमाई फरमाएं। तो वो हमारे साथ चले, और जब ये सफ़र हमने शुरू किया, फिर हमने उस इमारत को भी तलाश किया। उसके बाद हमने बहुत सारे मुख्तलिफ गुरुद्वारे और मंदिर एक ही दिन में वो जब टूर किया, और पैदल चलते हुए हम सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वहाँ से फिर ये ख्याल आया कि लाहौर को एक्सप्लोर करने के लिए जिस तरह इसको कहते हैं ना वॉकिंग इन द सिटी, वॉकिंग एज अ कैटेगरी, एनालिटिकल कंसेप्चुअल कैटेगरी एंड आल्सो एज अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग द सिटी को सामने रखते हुए अगर हम शहर को देखें, और इस हवाले से फिर एक कोर्स डेवलप किया। तो ये कोर्स मैंने और कुछ और दोस्तों ने मिलकर लम्स यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2019 में वो कोर्स ऑफर किया। अच्छा। और उसमें तकरीबन हमारे पास 30-35 स्टूडेंट्स थे, और स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट दी गई वो इस ऐप के हवाले से थी और एक वेबसाइट के हवाले से थी, कि जिसमें हर स्टूडेंट ग्रुप को, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, 5 स्टूडेंट्स का, कि ये एक गेट आपके हवाले है। इस गेट के अंदर जितनी भी तारीखी मुकामात हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनके हवाले से जो तारीखी मालूमात हैं वो आपने इकट्ठी करनी है, और उनकी जो प्रिसाइज लोकेशन है वो हमें पता हो, उनके हवाले से जो एक मुस्तनद तारीखी मालूमात है वो हमारे पास मुयस्सर हो। फैज़ान अब्बास नकवी हमारे साथ थे, उनके साथ मिलकर इस तरह ये सारा डेटाबेस इकट्ठा हुआ, और उसको फिर एक टेक्निकल फॉर्मेट में वो हमारे जो दोस्त थे जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में थे, प्रोफेसर सुलेमान शाहिद, उन्होंने इसको सुपरवाइज किया। सो दैट्स हाउ यू नो इट ऑल केम अबाउट। कौन से ऐसे हिस्टोरियंस थे जो आपके साथ थे, क्योंकि जब हिस्ट्री की बात आती है तो बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट्स का होना, तो कौन से हिस्टोरियंस ने आपकी हेल्प की इस पूरी ऐप को डेवलप करने में? देखिए जी, इसका तो जो ऐप का जो नाम है ना वो है ही लाहौरी खोजी। अच्छा, उसकी भी जिसको कहते हैं ना वजह तस्मिया, वो इस तरह से है कि जो जिनसे अभी बात भी आप करेंगे फैज़ान नकवी, तो फैज़ान नकवी के जो उस्ताद थे उन्होंने इनको नाम दिया था खोजी का, कि ये जो है इसमें इतना एक जज्बा है कि कहीं कहीं खोज लगा लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास सपोर्ट थी वो तो फैज़ान की थी। अच्छा। 2 तरह की है, एक तो ये है कि जो क्लासिकल टेक्स्ट है, ठीक है, अगर कोई लाहौर की तारीख जानना चाहता है ना, तो बेसिकली उसको चाहिए कि वो तहकीकात चिश्ती का मुतालिया करे, सैयद मोहम्मद लतीफ़ की किताब का मुतालिया करे, कन्हैया लाल की तारीख़ लाहौर का मुतालिया करे, उसमें बेतहाशा मालूमात है हवेलियों के बारे में। लेकिन वो 19वीं सदी की लिखी हुई किताबें, उससे आपको लाजमी तौर पर यह मालूम नहीं हो जाता कि कौन से गुरुद्वारे या दोशाला जिसका भी जिक्र किया गया है वो असल में उसकी लोकेशन क्या है, वो एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता वहाँ पर। अब ओवर द टाइम इतनी चेंजेस आती हैं वेदर की वजह से, बिल्कुल लोग घर बन गए हैं, कहीं थाना बन गया है, कहीं स्कूल बन गया है।
जितनी दफ़ा लाहौर अंदरून शहर का चक्कर लगाया, स्टूडेंट्स ने भी, मैंने भी, ऐप डेवलपर्स ने भी, कि उसको टू बी श्योर कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं उसकी लोकेशन मार्क हो रही है नहीं हो रही। कितना टाइम लगा इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में? ये तकरीबन आप समझ लें कि 4-6 महीने ऑन टॉप ऑफ इट, मतलब कोर्स ख़त्म होने के बाद भी कम से कम 4-6 महीने 8 महीने इसके ऊपर काम हुआ है, क्योंकि एक लोकेशन को जाकर डबल चेक, बल्कि शायद 3 दफ़ा हमने चेक किया है कि वो सही तरह पिन हुई है नहीं हुई है। ऑल राइट, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहां हम जा सकते हैं, जिसका वर्चुअल टूर कर सकते हैं हम? हमारा ये मानना है कि लाहौर शहर में अगर आप किसी से पूछें ना भी लाहौर की तारीख़ी मुकामात के बारे में, तो लोगों को ज़्यादातर या बादशाही मस्जिद का पता है, या मीनार पाकिस्तान का, या शायद वज़ीर खान मस्जिद का पता है। तो हमारी ये कोशिश थी कि ये तो जगह हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है इस शहर में। ऐसी हवेलियाँ हैं, तारीख़ी मुकामात हैं कि जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और जिनके बारे में शायद जो मुकामी लोग हैं वो भी भूल चुके हैं। तो लोगों को वो रिमाइंड करवाना, और इसको सिर्फ एक ठीक है कि ये एक टूरिस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होगी, लेकिन हमारा मकसद इससे बढ़कर ये है कि लोग अपने ही शहर से आशना हो, अपने लोगों के साथ, यूथ को पता चले कि हमारी कितनी रिच हिस्ट्री है, कल्चरल प्लेसेस कौन कौन सी तारीखी मकामात हैं। किस एप्लीकेशन में सयाहों के लिए क्या खास बात है? इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसको एक मानूस बनाना लोगों के लिए, वर्ल्ड सिटी को, कि वर्ल्ड सिटी सिर्फ कोई एग्जॉटिक कोमोडिफाइड स्पेस नहीं है कि इसमें आप सिर्फ फूड स्ट्रीट में जाकर खाना खाकर और वापस आ जाते हैं। वहाँ पर लोग बसते हैं, उन लोगों से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। ऐप के होते हुए भी आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप मुकामी लोगों से बातचीत करें या रास्ता जानने की कोशिश करें, और क्योंकि 100% उसमें उस तरह से एक्यूरेसी लाना मुश्किल है। सर, हमारा पूरा जो पाकिस्तान है वो तारीखी मकामात से भरा हुआ है। हमारी हिस्ट्री जो है, जो हमारा कल्चर है, तारीखी मकामात हर जगह बहुत रिच है। तो सिर्फ लाहौर ही क्यों? क्या कोई ऐसे फ्यूचर प्लान्स हैं कि लाहौर के अलावा पाकिस्तान के किसी और शहर में भी इस ऐप को आप डेवलप करेंगे? इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद? करना तो बिल्कुल चाहिए। कुछ काम जो है वो लोग कर भी रहे हैं। कराची में ख़ास तौर पर एक बहुत अच्छा एक वॉकिंग टूर होता है, लेकिन फिल वक्त हमारी जो फोकस था वो सिर्फ लाहौर पर इसलिए था क्योंकि इसके हवाले से जो तारीख जो मालूमात चाहिए थी, जो किताबें, जो आर्काइव्स चाहिए थी, वो हमारी दस्तरस में थी, जिनके बारे में हम ज़्यादा बेहतर तौर पर इन्फॉर्म्ड है। उस हवाले से तो हम बिल्कुल ये करना चाहेंगे। बाकी कुछ चीज़ें कोलैबोरेशन में हैं, जिसमें हम और डिफरेंट तरह की मैपिंग करने का इरादा ज़रूर रखते हैं। शहरों की वो चाहे ना भी हो, लेकिन और तरह की मैपिंग का हम ज़रूर इरादा रखते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं फैज़ान अब्बास नकवी साहब के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने इस ऐप में बतौर रिसर्चर खिदमात अंजाम दी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। फैज़ान, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि बतौर रिसर्चर क्या खिदमात आपने अंजाम दी? पहला उसमें उन जगहों की लोकेशन का चेक करना, मॉनिटर करना, दूसरे नंबर पे उसकी हिस्ट्री निकालना, और तीसरे नंबर पे उसकी फोटोग्राफी। किस तरह से ये मेक श्योर आपने किया कि जो हिस्ट्री आप बता रहे हैं, जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक हों? उसमें ये चूँकि एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है हिस्ट्री को पहले निकालना, फिर बना के उसको ऑथेंटिक करने के लिए उसको चेक करना, वेरीफाई करना। तो इसमें चूँकि हमारे पास बेसिक जो सोर्सेज चल रहे हैं, जो लाहौर के ऊपर 3 बुनियादी किताबें चल रही हैं, जो तहकीकात चिश्ती है, या सैयद लतीफ़ की किताब है, या कन्हैया लाल की किताब है, उसके अंदर जो बातें और जो डिटेल बताई गई है उसका ताल्लुक आज से तकरीबन 150-200 साल पहले से है। अब चूँकि 200 साल का अरसा गुजर गया है, उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, और सबसे जो बड़ा तब्दीली आई वो पाकिस्तान बनने की वजह से आई। तो इस तरह उन जगहों की जो एक असल शक्ल थी, या जो किताबों में हम पढ़ते थे, वो बिल्कुल बदल गया। फैज़ान, अब हम चाहेंगे कि आप हमें वर्चुअल टूर करा दें। जी ज़रूर। ये जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ये इस तरह लाहौर के हर दरवाजे की डिटेल आ जाएगी। ठीक है। तो आप किसी एक में भी आप क्लिक करते हैं, जैसे कश्मीरी दरवाजे पे, अब ये इसकी पहले गेट की डिटेल हिस्ट्री है, उसके बाद यहाँ ये लिस्ट व्यू दिया हुआ है, इसमें लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस गेट के अंदर जो तारीखी मुकामात और ये जगह हैं वो आ जाएंगी। जैसे कि ये गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे की एक पिक्चर है इसमें, इसके बाद ये सारी ये ऐसे डिटेल और नीचे इसकी पिक्चर्स हैं, इसकी इसमें दीगर पिक्चर्स भी हैं, इसको आप आराम से डिटेल में देख सकते हैं कि अंदर से बाहर से, और ये जूम भी होती है पिक्चर? जी, जूम भी होती है। जबरदस्त।
इस तरीके से इसमें हर तो इसके आर्किटेक्चर की भी क्या बात की हुई है, सिर्फ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की ही बात की गई है इस एप्लीकेशन में? इसमें ज़्यादा डिटेल तो तारीखी लिहाज से है कि वो बिल्डिंग कहाँ वाक़या है और किसने बनाई थी और कितनी बड़ी है और इसका मौजूदा स्टेटस क्या है। लेकिन तारीखी जो आर्किटेक्चर है उस पर तो चूँकि किताबों में जिक्र है, कई किताबों में इस पर काम हो चुका है कि इस पर आर्किटेक्चर स्टाइल पे इस पर बात की गई है। ओके, तो इसको हम लोग गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं? जी, गूगल से कनेक्ट है बिल्कुल। इसमें जब आप ये नेविगेट इस पे टू दिस प्लेस करेंगे तो आपको वो गूगल मैप के साथ अटैच कर देगा। दिस इज लिंक्ड विद गूगल मैप्स। नाइस। इसी तरह ये हर जगह की इसके अंदर हवेलियों की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की और अपडेटेड पिक्चर्स हैं आजकल, ये इसी हालत में वहां मौजूद हैं। इसी पिछले 1 साल के अंदर की तस्वीर है सारी। जबरदस्त हो गया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं फैज़ान के फ्यूचर में आप एक ऐसी ऐप बनाएं जो ना सिर्फ लाहौर की हिस्टोरिकल प्लेसेस को केटर करे, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तारीखी मकामात हैं, वो सब हम उस ऐप के जरिए देख सकें। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। तो रावलपिंडी में नेशनल T20 कप के मैचेस जारी हैं। आज दूसरे दिन का रेस्ट है, कल से इवेंट का अगला फेज शुरू हो जाएगा। ताहम T20 वर्ल्ड कप के ऐलान करदा कौमी स्क्वाड में शामिल कुछ खिलाड़ियों की नेशनल कप में जो नाकिस कारकर्दगी है या परफॉर्मेंस है, उसने पाकिस्तानी फैंस को तशवीश में मुब्तला कर दिया और क्रिकेट बोर्ड को भी। बिल्कुल, ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन से मुतमईन नहीं है। उन्होंने टीम की सिलेक्शन पर नाराजगी का भी इजहार किया है और वज़ीर आज़म ने स्क्वाड में तब्दीली के लिए चेयरमैन PCB रमीज राजा को हिदायत की है। ताहम रमीज राजा ने नेशनल T20 कप का पहला मरहला मुकम्मल होने तक का वक्त भी मांगा। बिल्कुल, और ये जो पहला मरहला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 3 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। नेशनल T20 कप में जी कौमी T20 स्क्वाड के जो खिलाड़ी हैं, जिसमें आज़म खान हैं, द मोस्ट डिस्कस्ड खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, हसनैन हैं, शुएब मकसूद हैं, ताहाल कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। और शुएब को तो PSL के बाद पता नहीं क्या हो गया, इतना बड़ा चांस उनको इंग्लैंड ट्रिप का भी मिला था, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और भी नेशनल T20 में भी तो जनाब शदीद तनकीद की जद में ये प्लेयर्स जो कि वर्ल्ड T20 का हिस्सा हैं, शायद थोड़े कंफर्टेबल हो गए होंगे या कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि हम तो इसका हिस्सा हैं। खैर, ज़राए अब ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल स्क्वाड है उसमें 2 से ज़्यादा तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। और ज़राए ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म की मुदाखलत के बाद जो तजर्बाकार प्लेयर्स हैं, जैसे शुएब मलिक हैं, सरफराज अहमद हैं, उनकी टीम में शमूलियत मुतवक्के है। जबकि लेफ्टिनेंट फ़खर जमान साहब, शर्जील खान, शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर को भी चांसेस हैं कि मौका दिया जाएगा। उस्मान कादिर के वैसे चांसेस हो सकते हैं। कादिर साहब इज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, तो मे बी उनके और वैसे उस्मान प्लेयर भी अच्छे हैं उनको भी। और ज़राए के मुताबिक ये भी खबरें आ रही हैं कि चेयरमैन PCB रमीज राजा जल्द ही जो सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात करके जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें ज़रूरी तब्दीलियों पर मशावरत भी करेंगे। और ये जो तब्दीलियाँ हैं 10 अक्टूबर तक मुतवक्के हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है, सीनियर आने तो आगे बिल्कुल हमारे साथ। मिर्ज़ा साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, सुबह खैर और इमरान आपको भी। मिर्ज़ा साहब, तब्दीली में तब्दीली कैसी लग रही है आपको? अभी तक तो अफवाहें इमरान, लेकिन ये कि इम्कानात बड़े रोशन है और वो खिलाड़ी परेशान है। जो 4 सिफारिशी खिलाड़ी इस टीम में मुंतखब हुए थे वो बड़े परेशान है कि क्या उनकी किस्मत का सितारा कैसे चमकेगा। आप देखें, हम बिल्कुल सिफारिशी कहलाएंगे ना, क्योंकि वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वर्ल्ड कप जैसे एक मेगा इवेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। तो आजम खान को देख लें कि 3 इनिंग्स में उन्होंने 34 रन बनाए। इसी तरीके से आप खुशदिल शाह को देख लें, 3 इनिंग्स में 51 रन बनाए। इसी तरीके से शुएब मकसूद ने 3 इनिंग्स में 42 रन बनाए। ये आसिफ अली भी इतने अच्छे नहीं रहे। तो ये परफॉर्मेंस, जब आप लोकल बॉलर्स के खिलाफ इस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो फिर वर्ल्ड कप का तो प्रेशर ही डिफरेंट होगा इमरान। ठीक हो गया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हमने देखा था जब इस स्क्वाड का ऐलान किया गया था तो बहुत तनकीद हुई थी, लेकिन रमीज राजा साहब डटे हुए थे और उन्होंने बल्कि इसको डिफेंड भी किया था कि जो स्क्वाड है ये बेहतरीन है, हमें मौका देना चाहिए, चांसेस होने चाहिए। लेकिन अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर की अंदर मुदाखलत हुई है और उन्होंने कहा है कि स्क्वाड में तब्दीली आनी चाहिए, तो क्या लगता है कौन से सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको चांस मिल सकता है स्क्वाड में? देखिए, सबसे बड़ी गलती अरमला इन्होंने ये की कि सरफराज अहमद, अगर रुहेल नजीर नहीं लिया तो सरफराज अहमद तजुर्बाकार खिलाड़ी है, बैटिंग भी करता है, कीपिंग भी। आजम खान को एज अ विकेट कीपर ले लिया जिसने के PSL के 3 एडिशन में कभी विकेट कीपिंग नहीं की और वो बैटिंग में भी फ्लॉप हो रहा है। मेरे ख्याल में एक सरफराज अहमद, उसके अलावा
शोएब मलिक की वापसी के इम्कानात हैं, अब शाहनवाज दहानी या वहाब रियाज में से कोई एक, और जिस तरह इमरान कह रहे थे वजीर आजम के क्लोज थे अब्दुल कादिर, लेकिन उस्मान कादिर बाबर आजम के भी बड़े क्लोज हैं, बाबर आजम के पुराने दोस्त हैं, इनको बड़ा सपोर्ट करते रहे, और उस्मान कादिर डिजर्व भी करते हैं जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब खान से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उस्मान कादिर, उनको तो सिर्फ घुमाते फिराते रहे। मेरे ख्याल में ये 3-4 चेंजेस हैं। आपने एक बड़ी की बात आपने की इससे पहले, और वो है कि वर्ल्ड कप का तो मुख्तलिफ होता है, ये मुझे लगता है मेरे साहब ये सबसे अहम बात है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हमारे ये जितने भी बॉयज हैं ये इसलिए खास तौर पे, चले सीनियर्स को तो छोड़ दे, जो जूनियर्स हैं ये क्या इसलिए ट्रेंड है कि ये प्रेशर ले पाएंगे जो वर्ल्ड कप का है T20 का, खास तौर पे इतनी तनकीद के बाद? बहुत मुश्किल है इमरान, ये आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप देखें तजुर्बे की जरूरत होती है, और इस टीम में जो 15 रुकनी टीम थी 6-7 ऐसे खिलाड़ी थे, 8 कि जिन्होंने वर्ल्ड कप में हिस्सा ही नहीं लिया। अब वो पहली मर्तबा खेलेंगे, और टीमें आप देखें, पहले ही मैच भारत के खिलाफ 24 तारीख को, दूसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बैक ऑफ द माइंड में होगा कि ये टीम हमारा दौरा अधूरा छोड़ के चली गई, तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जो इमर्जिंग फोर्स है T20 क्रिकेट में, तो बड़ा प्रेशर होगा। इनका तजुर्बा इतना नहीं है, ठीक है माना UAE की विकेटें जो है इनके लिए सूटेबल हो सकती हैं, लेकिन आप देखें भारत के क्रिकेटर्स जो है IPL खेल रहे हैं, वो उन विकेटों से हम आशना हो रहे हैं, कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स IPL में मसरूफ है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। उनका वैसे ही थोड़ा सा मोराल पाकिस्तान की वजह से ज्यादा बुलंद हुआ है। अच्छा, ये जो रमीज राजा साहब, तब्दीली के बाद तब्दीली वाला जो मेरा सवाल उसी से लिंक करूंगा, रमीज राजा साहब का स्क्वाड था पहले, और लोग कह रहे थे कि वी शुड ट्रस्ट रमीज राजा सिलेक्शन, यंग लेग्स वाली बात तो आपने भी की थी कि ही वांट्स सम यंग लेग्स इन द स्क्वाड, लेकिन इसका मतलब है अगर आप इसमें तब्दीली चाहे वो खुद कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हो रही है, तो रमीज राजा साहब की भी सिलेक्शन को, फिर पहली सिलेक्शन को धचका लग रहा है मेरे साहब। देखिए इमरान, जो पहली सिलेक्शन 6 सितंबर को जब टीम अनाउंस हुई, इस वक्त रमीज राजा ने PCB के चेयरमैन का ओहदा नहीं संभाला था, उन्होंने 13 सितंबर को ओहदा संभाला, लेकिन लोग ये कह रहे हैं उन्होंने डिस्कस किया, जबकि मोहम्मद वसीम जो अपने लैपटॉप में सब कुछ रखते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी सिर्फ मैंने उनको बताया था। तो उसमें जरा एक सूरत हाल गंभीर सी है कि आया रमीज राजा का इनपुट था या नहीं, लेकिन उनके स्टेटमेंट से लगता है कि टीम को बैक करें, यंगस्टर्स हैं, तो उससे तो लग रहा था कि वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वजीर आजम आफ्टर ऑल पैटर्न इन चीफ है, अगर वो कहेंगे, जिन्होंने रमीज राजा को लगाया, अगर वो कहेंगे तो फिर डेफिनेटली उनकी बात को तो नहीं टालेंगे। और जो तनकीद हो रही है इमरान और अरमला, बेइंतहा तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर हर जगह, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल हो जाएगा इनके लिए इस टीम को बरकरार रखना। स्क्वाड में तब्दीली होगी, बहुत ट्रिकी भी होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे यंग प्लेयर्स को भी शामिल करना है और हमने सीनियर्स को भी चांस देना है, क्योंकि जिस तरह से अभी वर्ल्ड कप के प्रेशर की बात हो रही थी, एक बड़ा डिफरेंट एक चीज़ आने वाली है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे जो टीम कॉम्बिनेशन है, इसमें कौन से ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी स्क्वाड का हिस्सा है, उनको हमें मेनटेन करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें सीनियर प्लेयर्स की जो इंडक्शन है वो करनी चाहिए? देखिए अरमला, जो कुछ ही यंग प्लेयर्स हैं, बाकी हसन अली को तजुर्बा बहुत है, इन्होंने बाकी फहीम अशरफ को ड्रॉप कर दिया है, उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं अगर आप ऊपर से देखें तो बाबर आजम, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हफीज, उनके अलावा यही यंगस्टर्स थे ना जिनको निकाला जाएगा, अगर आसिफ अली, आजम खान, सुहेब मकसूद, खुशदिल शाह, लेकिन मुझे लग रहा है इन चारों को नहीं निकाला जाएगा, इनमें से 2-3 जाएंगे। शर्जील खान को रमीज राजा कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, शायद इस वजह से नहीं रख रहे। फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन एक बड़ा प्लेयर किसी भी दिन कुछ भी कर सकता है। फखर जमान ने किया था ना 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कम यंगस्टर्स हो, सीनियर ज्यादा हो एक दफा, क्योंकि सबका आखिरी वर्ल्ड कप। लेकिन वो जो इनिंग के स्टार्ट में फखर जमान को चांस मिला था आउट होने के बाद, वो हर इनिंग्स में तो नहीं मिलता। दो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चांस। खैर आगे बढ़ते हुए आगे ना इमरान, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। अच्छा, पता नहीं हमारी टीम बहादुर है, किस्मत हमारा साथ क्यों नहीं देती। खैर अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम अगर इमरान खान साहब की बात करें, एक तो ये कि सियासत में उनकी टीम के ऊपर तनकीद होती है, तो अब क्या वो जो टीम सेलेक्ट करेंगे वो तसल्ली बख्श होगी, चूंकि इमरान खान साहब अक्सर कहते नजर आए अपने डिफरेंट इंटरव्यूज में। मेरे साहब आपको याद होगा जब उनसे क्रिकेट के बारे में सवाल किया जाता था तो कहते थे अब मैं क्रिकेट नहीं देखता, मेरा सारा फोकस पॉलिटिक्स पे है। इट मींस कि वो प्लेयर्स को नहीं देखते, उनको प्लेयर्स का नहीं पता कि कौन सा प्लेयर, उसकी कैसी बॉडी लैंग्वेज है, वो कैसा खेल रहा है। तो डोंट यू थिंक ये काम इंटायरली क्रिकेट बोर्ड को ही करने देना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को कम से कम टीम सिलेक्शन के अंदर अपनी तजवीज़ नहीं देनी चाहिए आपके ख्याल में, या आप कहते हैं कि नहीं इट्स ओके?
देखिए, इमरान प्राइम मिनिस्टर ने ये तजवीज़ दी कि तब्दीली करो। उन्होंने किसी पर्टिकुलर प्लेयर को रेकमेंड नहीं किया कि इसको टीम में लो, इसको ना लो, क्योंकि क्रिटिसिज्म इतना हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप चेंज करो टीम को। अब चेंज करना रमीज राजा का काम है, मोहम्मद वसीम का काम है, जो बड़ा डिफेंड कर रहे थे। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 3 बरस में इमरान खान ने कहाँ देखी है क्रिकेट। कंटेनर पे तो कहते थे मुझे आने दे, मैं क्रिकेट ठीक कर दूंगा। फिर अमेरिका में जलसे में भी कह रहे थे कि अब मैं जाकर वतन क्रिकेट ठीक करूंगा, लेकिन उनको वक्त ही नहीं मिल पाया। अब मुझे जिस चीज में प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं वो कहते हैं कि ठीक कर दूंगा, वो मजीद ही खराब हो रही है आजकल। तो ये कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं चल रहा क्रिकेट के हवाले से भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चाहे चीनी हो, चाहे आटा हो, चाहे दवाओं का, हर चीज का नोटिस लिया जाता है। ठीक है। अच्छा भाई साहब, आखिरी सवाल मेरा। हमारे 2 मैचेस होने वाले हैं। मदर ऑफ ऑल मैचेस तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, लेकिन इस दफा ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी कौम ज्यादा गुस्सीले अंदाज से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टाकरे को देख रही है। आप भी क्रिकेट एंथुसियास्ट कैसे देख रहे हैं? कौन सा मैच ज्यादा टाइट देख रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट देख रहे हैं हमारे लिए? देखिए, पहला मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है इमरान के वो मोरल को बूस्ट करेगा। खुदा न खास्ता अगर हम भारत से हारते हैं तो हमारा मोरल डाउन होगा। फिर न्यूजीलैंड के बाद, भारत के बाद दूसरा मैच है। तो पहला मैच अगर हम जीत गए ना, फिर हम टेक ऑफ करेंगे। भारत 6 मरतबा में हरा चुका है T20 वर्ल्ड कप में, और मैंने हर दफा भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकल देखी है। दुआ करें इस मरतबा जब मैं दुबई में हूँ तो ये ना देख सकता। अल्लाह करे, अल्लाह करे। और दूसरा ये भी है कि वो शिकस्त ग्राउंड में तो टीम की होती है, लेकिन ऑन स्क्रीन हमारी और आपकी भी होती है, जब भारतीय तजियाकारों के सामने बैठना पड़ता है। जब टाकरा होता है तो टाकरे में फिर हम टाकरे में बैकफुट पर चले जाते हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है मिर्जा, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मॉर्निंग ज्वाइन किया जी। हम बात कर रहे थे कौमी टीम में जो स्क्वाड में चेंजेस होने वाली हैं उसके हवाले से। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हमारे एक्सप्रेसो चैंपियन से मुलाकात का वक्त हुआ चाहता है। आपको मालूम है हम एक ऐसे इस वक्त कोपेमा की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही छोटी उम्र में माशाल्लाह रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, अचीव किए जा रहे हैं। ही इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड और दुनिया की सबसे बड़ी चोटी सर कर बैठे। हम बात करें शहरोज काशिफ की, जिन्होंने रिसेंटली 8163 मीटर बुलंद मुनास्लो चोटी को सर किया है। और ये 5 माह के अंदर उनकी मुसलसल तीसरी ऐसी चोटी है जिसको 8000 कहा जाता है या 8000 से बुलंद है। और इससे पहले वो K2 और माउंट एवरेस्ट को भी समिट कर चुके हैं। और ये उम्र के इस हिस्से में एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि शहरोज ने K2 सर करने के बाद दुनिया के कम उम्र तरीन, जबकि माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन को पहमा है। शहरोज काशिफ इस वक्त हमारे पास एक्सक्लूसिवली खटमंडो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। शहरोज, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी कौम आपको देखती है और आपसे इंस्पायर होती है, और हम बहुत खुशी फील करते हैं जब भी हम सुनते हैं कि शहरोज ने एक और चोटी को सर कर लिया। कैसा लग रहा है समिट करने के बाद? अभी क्या सिचुएशन है? अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। सिचुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स थी जब हम लोग समिट पुश कर रहे थे। वेदर वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड, फाइन। थकावट बहुत ज़्यादा है, आई एम मिसिंग माय कंट्री एज़ वेल। तो यूँ कि यहाँ पे बैठ के जो है बंदा वसी सोच सकता है इसमें। ठीक है, आपने जो कि मुख्तलिफ चोटियाँ सर की हैं, हर पीक की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, हर पीक का एक अपना कॉल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस मुनास्लो के हवाले से बताएं, इसके बारे में कुछ जान पाएँ कि इस चोटी में ऐसा क्या है कि इसको आपने सर किया और समिट किया। मुनास्लो बेसिकली जो है वो दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से जो है वो एक चोटी है। 8वें नंबर पे आती है, 9वें नंबर पे नाहंगा पर्वत है हमारी। मुनास्लो ऑटम में सर होने वाली पीक है, तो उसके लिए मुझे सीज़न जो है वो काफ़ी अच्छा मिल गया था। जून में मैंने K2 सर किया, स्प्रिंग में मैंने एवरेस्ट सर किया। तो मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी चोटी हो जिसमें मैं अपना स्प्रिंग ज़ाया ना करूँ, ऑटम ज़ाया ना करूँ। तो मैंने जो है वो मुनास्लो को इसलिए चूज़ किया। और दूसरी बात ये है कि ये एक बड़ी मज़ेदार चोटी है, हाइट भी अच्छी है, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ के इधर जो विंड चिल्स हैं, हवाएं हैं बहुत तेज़ चलती हैं, और सबसे ज़्यादा इंसान की तो बस ये हवा तेज़ हवाओं में हो जाती हैं और ये स्नोस्टॉर्म। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था काशिफ कि ये सारी चोटियाँ तो ख़त्म होती जा रही हैं, तो इसके बाद आप लेंगे जब आप 14 की 14 कर लेंगे तो आपके लिए तो कुछ बचेगा नहीं चैलेंजिंग। क्या करेंगे आप? ऊंचा पहाड़ कहाँ से लाएंगे हम आपके लिए? नहीं, इसके बाद भी एक जहां बाकी है, ऐसी बात नहीं है। ये है कि
14 चोटियों के बाद और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, लेकिन खतरे नहीं है। अमेज़न में सर्वाइवल्स हैं, बहुत कुछ है, अंटार्कटिका, पोल टू पोल एडवेंचर्स, यू नो, मतलब you only live once, so I think so that you have to enjoy everything in life. आप उसको बिल्कुल फुली एंजॉय कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि बैक टू बैक आप चोटियों को सर करे चले जा रहे हैं। तो ये जो थकावट वाला मामला है, और घर वाले, मैं जानना चाहती हूँ कि घर वाले कह नहीं रहे कि अभी थोड़ा ब्रेक ले ले शरोज, थोड़ा रुक जाए? अभी आप K2 सर किया, फिर माउंट एवरेस्ट किया, तो क्या अभी घर वालों का रिएक्शन है और खुद को कहाँ पे आप देख रहे हो उस वक्त, किस तरह से आपने आगे लेके चलना है? घर वालों का तो रिएक्शन यही होता है कि आप अभी, मतलब मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, मैं अपनी अम्मा को मिल रहा था और कहती थी कि अभी अभी तो तू आया है। तो बस ऐसे ही है, घर वाले समझते हैं कि बस मैं जो है वो वहाँ पे मैंने अपना घर खरीदा हुआ जहाँ पे मैं जाता हूँ। उनको घर वाले कहते होंगे आप समिट ही करने जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं आप? अच्छा, वो कोई ऐसा प्लेजेंट मोमेंट अगर आप हमसे शेयर कर पाएं वाइल यू नो सबमिटिंग। मैं चाहता हूं जरा मनासलों पे हम फोकस करें, क्योंकि आपकी रीसेंट अचीवमेंट है और आपकी मेमोरीज भी ओब्वियसली रीसेंट हैं बिल्कुल। इससे कोई ऐसा प्लेजेंट मोमेंट या कोई ऐसा मोमेंट जो आप इसको लेकर शेयर करना चाहें हमसे, हमारे व्यूअर्स से? The best thing of Manaslu is कि इसका बेस कैंप ग्लेशियर पे नहीं है, इसके बेस कैंप ड्राई पे है, मतलब लैंड पे है। आप लोग बर्फ के अंदर नहीं रहते हो, बेस कैंप जो है लैंड पे है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मनासलू जो है वो मैंने कैंप 3 से पुश किया था समिट, और कैंप 3 से लगभग जो है वो मैं 6 बजे रात शाम के निकला और मैंने तकरीबन सुबह के 6:30 बजे जो है वो समिट किया, और उसी दिन शाम को मैं डायरेक्ट समिट से बेस कैंप वापस आ गया। ठीक है। तो हर बंदा हैरान था, वो कहते हैं हेलीकॉप्टर पे आए हो, ऐसे आए हो, वैसे आए हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं पैदल आया था बिल्कुल। और जब हम समिट कर रहे थे तो इतनी तेज हवाएं थी, इतना बर्फीला मौसम था उस वक्त, और विंड टॉर्नेडोस मेरी आंखों के सामने बन रहे थे। आपके पलकों पे, आईब्रोज पे, हर जगह बर्फ जम गई हुई थी, सांस लेते थे बर्फ जम जाती थी। तो ये बस इसी तरह ही है। तो जब आप K2 पे गए थे तो आपने कुछ शाउट आउट्स भी किए थे, कुछ अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज इंक्लूडिंग जब एवरेस्ट पे गए थे तो तारड़ साहब और दीगर लोगों का आपने ट्रिब्यूट भी किया था। तो इस दफ़ा जब आप मनासलो पे थे तो क्या आपको कोई अपना दोस्त, कोई माउंटेनियर, कोई सर्टन मोमेंट याद आ रहा था जिसको आपने वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड किया, उसको लेकर कोई ऐसी बात? मैं हर माउंटेन पे जो है वो किसी ना किसी बंदे को डेडिकेट करता हूँ। डेडिकेट मनासलू टू माय लेट ग्रैंडफादर, वो ही जस्ट पास्ड अवे लाइक 4 to 5 months बैक। तो मैंने उनको डेडिकेट किया था ये माउंटेन। और तार साहब के साथ तो वैसे भी मेरा बहुत लगाव है, और माशाल्लाह उन जैसे इंसान जो है वो मतलब किस्मत वालों को ही मिलते हैं, और आई एम वन ऑफ देम, आई एम वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन। तो तार साहब से मेरी बात होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपने जो सर की है मनासलो, इसके बाद आपकी तार साहब से बात हुई या आपने उनको बताया, अपनी एक्साइटमेंट शो की? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं कल ही आया हूँ काठमांडू में वापस। जी, तो यू नो एवरीथिंग, मीटिंग्स वगैरह थोड़ी बहुत होती रहती हैं। तो आप रोज हमारे प्लेटफॉर्म से तार साहब को कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि तार साहब हमारे शो का हिस्सा हैं, आप दे सकते हैं। हम तो आप भी हमारे शो का हिस्सा हैं, एक्सक्लूसिव आ जाते हैं, आप काठमांडू से लाइव आ जाते हैं हमारे शो में। हाँ, ये तो नहीं, मुझे पता है कि तार साहब जो है वो आप लोगों के शो का हिस्सा है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तार साहब ने कहा था कि मैं हूँ या ना हूँ ये एवरेस्ट सर करेगा, तो मैं आज कहना चाहूँगा कि तार साहब आज ये हमारी चौथी चोटी है 1000 की। माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, हाउ डिड काठमांडू ट्रीटेड यू? नेपाल एंड काठमांडू की हम अगर बात करें, पाकिस्तान से मुख्तलिफ है क्या यहाँ पे जो माउंटेनियरिंग है, ज़्यादा बेहतर है या कैसे आप उसको रेट करते हैं? देखिए, अगर कमर्शियल लेवल पे जो है वो मैं बताऊं तो आई थिंक नेपाल की जो माउंटेनियरिंग है वो ज़्यादा एडवांस है पाकिस्तान से। ठीक है, लेकिन है कि हर जगह के अपने रूल्स होते हैं। यू नो, अब हमारा कराकरम है, वहाँ पे थोड़ी सख्ती है, बॉर्डर एरिया है, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती जो कि यहाँ पे हैं। तो आई थिंक इट्स समथिंग के हर चीज़ की जो है ना वो एक अपनी अपनी वो होती है कि उस लिहाज से हम उसको जो है वो देखा जाए।
तो आई थिंक के पाकिस्तान की भी माउंटेनियरिंग अच्छी है, नेपाल की भी अच्छी है, लेकिन अगर मैं कमर्शियली बात करूं तो आई थिंक सो कि नेपाल इसमें बेहतर है। तो आप तो चूंकि मुसलसल चौथा समिट आपने किया और ये वी नो आपके ऊपर, बल्कि हमने एक फुल रिपोर्ट भी बनाई थी हमारी टीम ने आपके घर पे जाके, जिसमें हमने आपका कुछ ये गियर वगैरह भी दिखाया था। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो ओबियसली आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होता है। तो क्या अब इसमें कुछ स्पॉन्सरशिप्स या दीगर ऐसी कंपनीज इन्वॉल्व हुई हैं आपकी पैदर पे कामयाबियों के बाद, या आप स्टिल समझते हैं कि देयर इज अ रूम आपके साथ और आप जैसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर को? मेरे ख्याल से कि प्राइवेट सेक्टर्स को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए और आई थिंक सो कि इस स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो उनको आना चाहिए। देखिए स्पोर्ट्स में आपको अगर स्पॉन्सरशिप मिल भी जाए ना इस वक्त, अगर मैं बात करूँ कि मुझे अगर स्पॉन्सरशिप मिलती भी है तो वो इतनी मिलती है कि मेरी जेब से जाते ही जाती है। अच्छा ठीक है, तो ये आप कंफर्टेबल नहीं होते फाइनेंशियली? ठीक हो गया। शरोज, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज, पूरी कौम इस वक्त आपको देख रही है क्योंकि आप समिट करने के बाद पहली दफ़ा ऑन एयर टीवी स्क्रीन पर आए हैं, चाहेंगे कि आपको जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त आप उनके लिए कुछ कहें। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा जो है वो एक्सप्रेसो के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करता हूँ और it's a very great platform as well। और मैं जो कॉम को ये कहना चाहूँगा कि just challenge your limits, nothing is impossible but thinking make it so। तो I think just challenge your limits और कामयाब इंसान वो है जिसके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं और वो उसको अचीव करने के लिए भागता है, और नाकाम इंसान वो है जिसके ड्रीम्स बहुत छोटे होते हैं और वो उसको अचीव कर लेते हैं। ट्रू दैट। आप हमारे रियल लाइफ हीरो हैं शेरोज, लिटरली सेइंग, और बहुत से लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं। क्या बात है आपकी, बहुत ही ज़बरदस्त। जल्दी वापस आइए और स्टूडियोज़ में आइए, फिर हम आपको एस्प्रेसो पिलाएंगे इन एक्सप्रेसो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस लाइव फ्रॉम काठमांडू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स एज वेल। और हमारे साथ एक्सप्रेसो में हमेशा, जैसे उन्होंने खुद भी कहा, कि एक्सक्लूसिवली आते हैं और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम प्राउड भी फील करते हैं जब भी हमें शरोज की कोई ना कोई अचीवमेंट पता चलती है। तो शरोज काशिफ से हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज 28 सितंबर है और वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जा रहा है। इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बारे में बात की जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए। जी, सालाना 56,000 अफराद इससे मौत का शिकार होते हैं। जिन लोगों को इसका नहीं पता, तो मुख्तलिफ जो पागल जानवर, ख़ासतौर पे कुत्ते के काटने से ये जरासीम आपके अंदर मुंतकिल होते हैं। 1 से 3 महीने के अंदर इसके सिम्टम्स ज़ाहिर हो सकते हैं, और वंस अगर सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाए किसी इंसान के अंदर तो अंजाम उसके बाद तकरीबन इसका डेथ ही होता है। इसकी प्रिवेंशन WHO ये कहता है कि 100% पॉसिबल है, और आज के दिन का थीम भी यही है कि फियर के बजाय फैक्ट्स पे बिलीव किया जाए। के 99% कहा जाता है कि ये मोलिक बीमारी है, लेकिन 100% प्रिवेंटेबल है और इसकी प्रिवेंशन वैक्सीन के जरिए होती है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे जानवरों में वैक्सीनेशन, एंड देन ऑब्वियसली अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो इसकी वैक्सीनेशन इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। कोविड के साथ लिंक किया है इसको इस दफ़ा WHO ने। जिस तरह कोविड के बारे में, वैक्सीन के बारे में लोग मिसकंसेप्शंस रखते हैं कि इससे कुछ हो जाता है, लोग मर जाएंगे, ऐसी ही मिसकंसेप्शंस इसके बारे में भी हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। रेबीज़ वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अब जो भी लोग पेट्स रखते हैं या पेट्स नहीं भी रखते हैं, इसकी वैक्सीनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सो आज रेबीज़ डे के हवाले से इसके फैक्ट्स को जानना ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जी उमर शरीफ साहब के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों से देखा कि वो खासे अलील थे और उनकी बेगम ने रिक्वेस्ट भी की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उनको एयर एम्बुलेंस के हवाले से कि उनको दी जाए ताकि वो अमेरिका जा सके, जहाँ पर उनका बेहतर इलाज हो सके, जिसके हवाले से उन्होंने खुद वीडियो भी डाली थी। आज 11 बजे उनकी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करेगी, एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अमेरिका पहुँचाया जाएगा, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद। और अभी डॉक्यूमेंटेशन वाला मामला जो है उनका एयरपोर्ट के ऊपर जारी है। सो हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि उमर शरीफ साहब का जो इलाज है वो बेहतर अंदाज में हो और वो जल्द सेहतयाब होकर नॉर्मल एज एन एक्टर, एज अ लेजेंड वापस आएँ। जितने एक्टिव वो रहते हैं, जितना काम उन्होंने किया। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमिग्रेशन पे उनकी वाइफ मौजूद हैं, जो खबरें आ रही हैं उनके साथ हैं, और ये एयर एम्बुलेंस कल आई थी। फिर कुछ खबरें ऐसी आई कि शायद ये उड़ ना जाए उनको लिए बगैर, चूँकि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। डायलिसिस के वक्त तबीयत नासाज हो गई थी, जिस पर उनकी जो वाइफ है उन्होंने अपील की थी कि एयर एम्बुलेंस को जाने ना दिया जाए, चूँकि इस कोविड सीजन के अंदर, टाइम के अंदर बड़ा मुश्किल है एयर एम्बुलेंस का अरेंज किया जाना। इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। बहरहाल जी, द लेजेंड उमर शरीफ इज़ गोइंग टू जॉइन दिस एयर एम्बुलेंस, और उम्मीद ये है कि उनका इलाज जब अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर होगा तो काफ़ी हद तक उम्मीद है और उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह वो जल्द सेहतयाब होंगे और पाकिस्तान में दोबारा से हमें टेलीविजन स्क्रीन पे लोगों को हंसाते नजर आएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इंजमामुल हक साहब के हवाले से भी आई हमारे पास। बीमारी
बीमारी की खबरें आ रही हैं कि उनको दिल का अर्जा लायक हुआ है और कल वो हॉस्पिटल गए हैं, उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे। और इंजमाल हक हमारे नो डाउट एक लेजेंड है, क्रिकेटिंग लेजेंड है, उनके हवाले से भी हमने आपको अपडेट किया। और इसी नोट पर हम आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके पास मौजूद हैं, फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।